चलिए, ये इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अगर हम समझें तो क्या है ये इक्वी पोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, इक्वी का मतलब हो रहा है इक्वल। ठीक है, तो मतलब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है एक ऐसा सरफेस जहाँ पर सभी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है। ठीक है, तो ये एक चार्ज है। अब इससे मान लीजिए r डिस्टेंस दूर पे, ठीक है, एक पॉइंट है, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का मतलब आपको पता है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वही पोटेंशियल है। तो एक और पॉइंट है, वो भी r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक स्फीयर का शेप ले लेगा। ठीक है, एक स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर। तो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, ठीक है, इस स्फीयर का पोटेंशियल बोलने का मतलब है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही होगा क्योंकि इन सभी का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। ठीक है, तो ये जो सरफेस हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब है कि अगर मैं ए बी सी ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सभी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, सभी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि उनका डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज सेम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको, ठीक है, किसी R1, मान लीजिए ये R1 है। ठीक है, अब इससे थोड़ा दूर आपको लाना है, कोई पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये D पॉइंट है ना। तो आप चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए R2 है। ठीक है, एक और पॉइंट है, ठीक है, E, इसका भी डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है, इसलिए दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे ही इमेजिन करिए कि ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स ये वाले स्फीयर में आएंगे उन सभी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। हाँ, पहले से कम होगा लेकिन सबका सेम होगा। अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल कंपेयर करूं तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, जो क्लोज है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लेकिन यहाँ कम और ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनी सरफेस वेयर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल और सेम। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल, सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, है ना, कि अगर मुझे, सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर मुझे किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर D से E तक लेके जाना है, तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 1, नो वर्क टू बी डन टू मूव ए चार्ज विद इन द सेम सरफेस में। ठीक है, या इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे एक चार्ज, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मुझे यहाँ D से E लाना है, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज है। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है,
तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ई माइनस वी डी कर दोगे, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ लाना है। अब आपको पता है कि दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो। इनका डिफरेंस ज़ीरो, तो इनका डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो वर्क डन भी कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको कोई भी, ठीक है, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, किसी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने भी हैं उनसे परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करें, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, इनमें से एक छोटा सा सरफेस मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो एक स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए जब हम लोग प्लेन में बना रहे हैं तो एक सर्कल की तरह दिख रहा है, लेकिन वो एक सर्कल नहीं है, वो एक स्फीयर है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके सरफेस से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ई कॉस थीटा और यहाँ होगा ई साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हम अभी मान ले रहे हैं, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो सरफेस से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर कुछ एंगल फॉर्म होगा तो उसके तो कंपोनेंट्स होंगे। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ई कॉस थीटा है और एक ई साइन थीटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे एक चार्ज को ए से बी लेके जाना है। ठीक है, ये ए से बी कौन से, ये सरफेस में ही दो पॉइंट है। ठीक है, अगर मुझे ए से बी लेके जाना है तो मुझे ई कॉस थीटा के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये देखो ए और बी क्या है, ए और बी आर दी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular, then it must have some component along the surface। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट होगा, और कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर, ई कॉस थीटा है वो कंपोनेंट। तो अगर मुझे कोई वर्क करना है तो इसी के अगेंस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इफ वी नीड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अगर मुझे ए से बी किसी चार्ज को लेके जाना होगा, ठीक है, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट ई कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हमने अभी अभी पहले वाले पॉइंट में कहा है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है कि एक ही सरफेस में चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। ठीक है, आपने जो एज्यूम किया था कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
इक्विपोटेंशियल सरफेस से इंक्लाइंड है, ठीक है, किसी एंगल पे है, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम करने पर हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इसका मतलब तो यही हो रहा है कि अगर मुझे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ऐसा तो नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को कहीं से कहीं लेके जाते हो तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, ये उसका प्रूफ है। तो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि विद इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको चार्ज को इधर से इधर लेके जाना है, ठीक है, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बनाते हैं एक चार्ज के अराउंड तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक चार्ज की एक आइसोलेटेड चार्ज है, उसके आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, कि ये आउटर रिंग्स है और ये इनर रिंग्स है, ठीक है। अब देखिए आउटर रिंग्स के बीच में क्या है, गैप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आउटर रिंग्स के बीच का जो गैप है वो कम है। ऐसा क्यों, ठीक है। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, ठीक है, ये जो गैप है और छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, ये इक्वल गैपिंग क्यों नहीं है इनमें, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का यही रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और माइनस का मतलब आपने पिछले उसमें देखा है कि माइनस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी तरफ होगा जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इधर को देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ ए से बी और सी से डी, ठीक है। ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। यहाँ पर सी से डी जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है अभी हम लोग उसको कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं v को कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है, dv को, सॉरी, तो dv को कांस्टेंट लेने पर आपको क्या दिखेगा, ठीक है, e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dx या फिर dx इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/e, ठीक है, क्योंकि हमने अभी चेंज ऑफ पोटेंशियल, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल या फॉल ऑफ पोटेंशियल को हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है
मतलब दो सरफेस के बीच का जो गैप है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है, यहाँ पर वीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ सरफेसेस है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सरफेसेस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस, इनके बीच का जो गैप है, तो यहाँ पर ये dx 2 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप dx 1 मान लीजिए, दिस इज dx 1। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड था, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिंग्स के बीच का जो गैप है वो क्यों सेम नहीं है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट रख लिया है। तो अगर कांस्टेंट रख लेंगे तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dx हो जाएगा, या फिर आप dx को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, क्लोज टू चार्ज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग है तो दो सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ पर दो सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ dx को हम क्या मान रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट ही है, dx इज़ योर डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, है ना। तो dx क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस, टू सरफेसेस के बीच का जो डिफरेंस है। इसको हम अलग तरीके से भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी को मिटा रहा हूँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मुझे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप है 1 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप है 1 वोल्ट का, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अभी कांस्टेंट माना है। तो मान लो कि पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का हो रहा है, ठीक है। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कंपेयर टू व्हेन यू आर क्लोज टू द चार्ज, ठीक है। यही बात को समझाया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जब आप दूर रहते हो आउटर रिंग्स में, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज़र रिंग्स में जाओगे तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम डिस्टेंस में ही हो जाता है, ठीक है। तो आउटर रिंग्स में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, या फॉल है, ठीक है, पोटेंशियल फॉल, ठीक है, पोटेंशियल फॉल होने के लिए, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए इनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। और इनर रिंग्स में, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल फॉल होने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए, ठीक है, इसी बात को हमने क्या किया है, अभी 1 वोल्ट मान लिया है, या फिर dV कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, dV को कांस्टेंट ले लिया, फॉल ऑफ पोटेंशियल को, ठीक है। तो इनर रिंग्स में यही होने के लिए, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस में ही आपको 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टी नंबर 3। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो तो बड़ा ही इजी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को भी मैं लिख दे रहा हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी को, ठीक है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो होप सो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो पूरे पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर ये पूरे वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसको मैं सिर्फ अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बातें वही हैं,
ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए ये इतना ही, ठीक है।